गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय राजनीति नए बदलाव, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमारे जो मुख्य बिंदु थे वो था गठबंधन सरकार। इसके बारे में हमने बात की थी हमारे फर्स्ट पार्ट में। अभी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, नई आर्थिक नीति और अयोध्या मामले की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका दूसरा नाम मंडल आयोग है। क्या था कि 1978 में जब मोरारजी देसाई सरकार थी, तो पिछड़े वर्ग की स्थिति जानने के लिए कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो पिछड़े हुए स्थिति में है, तो क्या कारण है और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, ये जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन के अध्यक्ष थे श्री मंडल, जिनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इस आयोग ने लगभग 2 साल तक काम किया और 12 दिसंबर 1980 में अपनी सिफारिशें दी कि कैसे इन वर्गों का सुधार किया जा सकता है। और इन्होंने जो सिफारिश दी उसमें था कि जो जातियां कुछ पिछड़ी हुई स्थिति में है, इनको 27% आरक्षण दिया जाए, यानी कि 27% रिजर्वेशन की इन्होंने बात कही, ताकि उनके हालातों को सुधारा जा सके। ये रिजर्वेशन था नौकरियों के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए। देखिएगा, 22.5% आरक्षण पहले से ही था, अब 27% आरक्षण ओबीसी के लिए किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो जनरल लोग थे, जो आरक्षण के कैटेगरी में नहीं आते थे, इन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई। काफी विरोध किया गया, जगह जगह पर हिंसा भी हुई। देखिएगा, लोग खड़े हैं विरोध के लिए, जगह जगह पर तोड़फोड़ भी की गई, हिंसात्मक गतिविधियां हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम आरक्षण किया जा सकता है, तो इस कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन को सही ठहराया गया। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि 14 अगस्त 1993 रिजर्वेशन को लागू कर दिया जाता है और इस तरीके से आज भी ये रिजर्वेशन है जो हमारी हायर एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि हमारी संसद, यानी कि संसद का जो भाग है लोकसभा, लोकसभा में भी एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीट्स जो हैं ये रिजर्व हैं। इस तरीके से देखें तो लोकसभा में भी कुल 131 सीट वो आरक्षित हैं पिछड़े वर्गों के लिए। आगे हम बात करते हैं देश के आर्थिक विकास के लिए क्या किया गया। देश के आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति लागू की और नई आर्थिक नीति 1991, अगर हम डेट की बात करें तो 24 जुलाई 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो सरकार ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की कि देश का आर्थिक विकास हो और कुछ नियम और कानून जो है वो चेंज किए गए। इसमें ज्यादातर जो जोर दिया गया वो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। वैश्वीकरण जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण जिसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण जिसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी एलपीजी भी कहा जाता है। वैसे यहाँ पर एलपीजी आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं कहेंगे। जहां पर नई आर्थिक नीति की बात हो रही है तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस नीति को अपनाया गया और कुछ नियम इसमें चेंज किए गए। कुछ नियम इसमें कौन से थे कि जैसे जो फैक्ट्रियां पहले देश में लगती थी, अब विदेशियों को भी कंपनी लगाने का या कंपनी में निवेश करने का जो है वो छूट दे दी गई। निजी कंपनी अगर कोई करना चाहता है, प्राइवेट कंपनी, तो उसको लाइसेंस में छूट दे दी गई। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, लोन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर दी, टैक्स कम कर दिया। तो इस तरीके की कई नीतियां थी जो सरकार ने अपनाई थी ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके और कुछ प्राइवेट कंपनियां जो है वो देश के आर्थिक विकास में ज्यादातर अपना योगदान दें। उस टाइम पर 91 की जब हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश के धार्मिक क्षेत्र की,
जिसकी वजह से राजनीति पर प्रभाव पड़ा, राजनीति में बदलाव आया। धार्मिक क्षेत्र में जो बदलाव था, अयोध्या मामले को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी इसी साल निर्णय भी आया कि अयोध्या में मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है। तो अयोध्या में जहां पर पहले राम मंदिर था, वहां पर बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवा दिया था और उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अयोध्या में ये जगह है, अयोध्या यूपी में है। अब ये यहाँ का मामला ये था कि कुछ हिंदू लोग यहाँ पहुंच गए अयोध्या में और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। अब ये जो घटना हुई बाबरी मस्जिद को तोड़ने की, ये हुई थी 6 दिसंबर 1992 में। अब अगर मुस्लिम धर्म के प्रतीक मस्जिद वहां पर थी, तो फिर मुसलमान कहाँ आराम से बैठने वाले थे। हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा होता है, तनाव, मारपीट, हिंसा काफी बढ़ जाती है। और फिर क्या है कि यूपी में भाजपा सरकार थी, उत्तर प्रदेश में उस समय पर भाजपा सरकार गिर जाती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यूपी के साथ साथ जिन जिन राज्यों में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट बर्खास्त की जाती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये प्रभाव पड़ा अयोध्या कांड का भारत की राजनीति पर। नेक्स्ट जो गोधरा कांड है, ये अयोध्या कांड से ही जुड़ा हुआ है। 2002 में क्या हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू प्रेमी जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए थे और राम भक्तों से भरी हुई एक ट्रेन जब वापस जा रही थी, तो गुजरात के गोधरा, गुजरात में एक जगह है गोधरा, यहाँ पर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी हुई थी और उसमें ज्यादातर राम भक्त थे, हिंदू थे, बहस हो जाती है गोधरा स्टेशन पर। और इस बहस में हिंदू और मुसलमानों की ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ट्रेन में आग लगा दी जाती है। लगभग 59 लोग इस जलती हुई ट्रेन के साथ ही जल गए थे। और इस कांड का प्रभाव ये हुआ कि फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच इतने भयंकर दंगे होते हैं गुजरात में कि काफी दिनों तक ये चलते हैं। लगभग 1 महीना तक लगातार हिंसा होती रही और लगभग 1100 लोग इस दंगे में मारे गए। उस टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही थे। अब 27 फरवरी 2002 में जो गोधरा में कांड हुआ, लगभग 1 महीने तक गुजरात में ये दंगे चलते रहे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन होना था, हमारा लोकसभा का अगला चुनाव होना था 2004 में, इसमें बीजेपी पार्टी की तरफ जनता का जो रुख था वो खत्म हो गया। और इस टाइम पर फिर यूपीए सरकार का गठबंधन जो है ये जीतता है और बीजेपी का गठबंधन जो कि था आपका एनडीए, ये हार जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में ये बात तो सामने है कि चाहे विवाद धार्मिक हो या फिर आर्थिक या सामाजिक, राजनीति पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग भारतीय राजनीति नए बदलाव वो धार्मिक बदलाव से भी जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा और लास्ट एग्जाम्पल हम करते हैं शाहबानो के बारे में। देखिएगा, शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी और इस महिला के 5 बच्चे थे। 60 साल की उम्र में लगभग इसके पति इसको तलाक दे देते हैं। मुस्लिम महिला है और आपको पता है कि मुसलमानों में तलाक 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 3 बार कहने से ही तलाक हो जाता है। अब तलाक तो दे दिया, ये लेडी कोर्ट में जाती है और भत्ते की मांग करती है, गुजारा भत्ता इसको चाहिए ताकि अपना और बच्चों का पेट पाल सके। लेकिन जब निर्णय आता है तो ये कि इसको भत्ता दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम जो नियम है, मुस्लिम के पर्सनल लॉ, यानी कि मुस्लिम लोगों के अपने कुछ पर्सनल कानून हैं जिसको हम कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके अकॉर्डिंग पति भत्ता नहीं देगा। अब देखा जाए तो हमारे देश के कानून हिंदू और मुस्लिम सब पर बराबर रूप से लागू होते हैं। लेकिन जब कोर्ट का निर्णय आया कि इसका पति इसे भत्ता देगा, गुजारा भत्ता देगा, तो मुस्लिम लोगों ने इसका काफी विरोध किया और ये कहा कि हमारे मुस्लिम के पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है कि पति इसको गुजारा भत्ता दे।
लेकिन सरकार में उस टाइम पर प्रधानमंत्री जो थे ये राजीव गांधी थे। और 1986 में अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और मुस्लिम लोगों के दबाव में इन्होंने कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया और ये निर्णय दिया कि अधिनियम पास किया जाए। अब ऐसा कोई कानून उस समय नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सके, लेकिन जो अधिनियम पास किया गया उसके अकॉर्डिंग तलाक में संरक्षण का अधिकार ये मुस्लिम लोगों के लिए व्यवस्था कर दी। और फिर बाद में लास्ट में क्या हुआ कि शाहबानो जीत कर भी हार गई कि इनको जो गुजारा भत्ता दिया जाना था वो गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। लेकिन ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट ईयर 30 जुलाई 2019 को 3 तलाक मामले को बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब 3 तलाक कहने के बाद मुस्लिम महिला का तलाक नहीं हो सकता। इस तरह से महिलाओं को संरक्षण मिला है। और वैसे देखा जाए तो कुल 23 देशों में 3 तलाक बैन है। ये थे हमारे कुछ वो पॉइंट्स जिसका भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा और जिन मामलों ने राजनीति को प्रभावित भी किया। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।